Hello everyone, myself Chetna Yadav and I am your chemistry EduEvoke educator. आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के यूनिट 7 विच इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो, सबसे पहले जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट शुरुआत करते हैं या कोई भी जनरल टॉपिक अगर हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी एक ब्रीफ आइडिया पता होना चाहिए, उसका एक जनरल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम पी ब्लॉक के बारे में करेंगे। पी ब्लॉक्स को अगर आगे डिटेल में पढ़ें तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट किन को बोलते हैं या क्या पहचान होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डेफिनेशन अगर दी जाए या डिफाइन करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो पी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता हो उनको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ऑर्बिटल बोल सकते हो, पी सब शेल बोल सकते हो, इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं वर्ड। हम पी ऑर्बिटल बोल सकते हैं, हम पी सब शेल बोल सकते हैं। तो देखो, ये अगर ऑर्बिटल बोलते हो तो तीन ऑर्बिटल होते हैं पी के। कौन से पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जब सब शेल बोलते हो तो वो और स्पेसिफिक हो जाता है कि हम आइदर पी एक्स की बात कर रहे होते हैं या फिर हम पी वाई की बात कर रहे होते हैं या फिर हम पी जेड की बात कर रहे होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी बोल सकते हो। पी शेल ठीक नहीं है, बस पी शेल वर्ड यूज नहीं किया जाता जब हम पी ब्लॉक को डिफाइन करते हैं। तो देखो, जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें हमें पीरियोडिक टेबल 4 हिस्सों में क्लासिफाइड मिलती है, इन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का कुछ हिस्सा हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। बाकी जो पोर्शन बच गया पी ब्लॉक का वो हम 12th क्लास में कवर करते हैं। तो देखो, पी ब्लॉक ऐसा कुछ दिखता है। जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हमें ये ब्लॉक दिखेगा जिसमें ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट कवर रहते हैं और इन 13 to 18th ग्रुप एलिमेंट्स को ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। तो मैं यहाँ ये भी लिख दूं कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स कवर अप होंगे। ठीक है, तो देखो ये हमने लिख दिया ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। अब हमने 11th क्लास में कितना पोर्शन कवर करा था, हमने ये पोर्शन 11th क्लास में कवर अप कर लिया था, जिस ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 ये हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 15 से लेके और ग्रुप 18 तक, जिसमें नाइट्रोजन से लेके और नियोन, जिसको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, वहां तक के एलिमेंट्स हम कवर अप करेंगे। हम पढ़ेंगे इनकी जनरल जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है वो, और उनके साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और इनके कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स जो ये फॉर्म करते हैं, जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, फास्फोरस के कंपाउंड, ऑक्सीजन के कंपाउंड। ये कुछ जनरल इनके कंपाउंड भी पढ़ेंगे कि वो कौन से प्रॉपर्टी शो कराते हैं, कैसे वो प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। ये हो गया अपना जनरल लेआउट सा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। देखो, आगे अगर इसकी बात करें तो जब हम ग्रुप 13 से शुरुआत करते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक है जो हम एटॉमिक नंबर के लिए यूज करते हैं। हमें बोरोन का एटॉमिक नंबर पता रहता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, ऐसे क्या होते चले जाते हैं, ये इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो इसका कार्बन का कितना आ जाएगा? 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियोन का होता है 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम में जाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा होता है, शेल चेंज हो रही होती है। तो इसमें जब शेल चेंज होती है तो जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसे होता है, हम पहले 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। यही तो होता है ना, 2 8 18 32 वाला रूल फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप करने लगे या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाए तो हम कैसे इनमें ऐड करेंगे। बोरोन का होता है 5, इसमें 8 ऐड कर देंगे तो एल्यूमिनियम का बन जाएगा, कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, ऐसे ही 8 के बाद आता है 18, तो एल्यूमिनियम में 13 थे
इसमें कितने ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। 18 ऐड करते ही किसका आ जाएगा, गैलियम का। ये आ गया गैलियम का। अब इसके बाद क्या ऐड करेंगे, 2 8 18। 18 के बाद रूल होता है 32। ये गैलियम का आ गया 31। इसके बाद क्या ऐड करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम 18 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इंडियम का कितना आ गया, 49। इंडियम में 49 एटॉमिक नंबर अरेंज करने के, असाइन करने के बाद हम इसमें 32 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और 32 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो किसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा, टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर बन जाएगा। तो इसमें 32 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा अपना 81। ठीक है, टेल्यूरियम तक एटॉमिक नंबर आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आगे के में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम क्या करते चले जाएंगे, इनको इंक्रीज करते चले जाएंगे। सिलिकॉन का 14 15 16 17 18, ऐसे ही जर्मेनियम में 32 33 34 एंड दिस इज। ऐसे ही हम इन ग्रुप्स में अरेंज कर देंगे, ऐसे ही इनमें अरेंज कर देंगे। ठीक है, ये आ गए अपने एटॉमिक नंबर, जो हमने एक ट्रिक के बेसिस पे, या एक तरीके से रूल ही बोल सकते हैं इसको। ट्रिक तो क्या है, इनको रूल भी बोल सकते हैं कि ये रूल ही होता है, फर्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इंक्रीज करते चले जाते हैं जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज करें। अब याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया अपना एटॉमिक नंबर कंप्लीट। अगर इस पीरियड की हम बात करें तो यहाँ होते हैं 113 114 15 एंड दिस इज 18। तो ये जो ग्रुप 15 से लेके और ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट बच गए, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने इनका एटॉमिक नंबर देख लिया, इनके ग्रुप्स देख लिए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इन ग्रुप्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कैसे प्रेजेंट रहते हैं, कितने नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्या होंगे। अगर ग्रुप 13 की बात करें, इनके भी देख लेते हैं क्योंकि जनरल पी ब्लॉक में ही आ रहे हैं ये। तो ग्रुप 13 में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 एंड ग्रुप 18 में होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अपनी पीरियोडिक टेबल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इनके एटॉमिक नंबर देखे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे, और हमने ये टेबल देखी। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को याद करने की वेरियस ट्रिक्स होती है। इन केस अगर आप इनको एटॉमिक नंबर और इनके नेम से याद कर सकते हो, नेम ऑफ एलिमेंट से, तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनकी ट्रिक्स होती है, सब अपनी अलग अलग ट्रिक बनाए रखते हैं इनको याद करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी ऐसे ट्रिक प्रोवाइड करें आपको पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए, तो कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं हम ग्रुप 15 से और ग्रुप 18 तक की फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा, उससे पहले अगर मेरे को पी ओवरऑल पी ब्लॉक के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला जाए, क्या लिखे हम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखे ओवरऑल पी ब्लॉक के लिए, कंप्लीट पी ब्लॉक के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, NS2 NP126। ठीक है, ये जनरल कंप्लीट पी ब्लॉक के लिए जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो होती है NS2 NP126। अच्छा, यहाँ पे S और P का तो हमें पता है, बच गया N। N क्या होता है, हम इसको नंबर ऑफ शेल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, स्पिन एंड ऑर्बिटल। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था वो अपनी शेल को रिप्रेजेंट करता था, तो वो शेल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब। अब देखो, ये ऐसे जनरलाइज्ड वे इनका क्यों बताया, कैसे ओवरऑल पी ब्लॉक के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों आई, तो हम क्या बता सकते हैं, कैसे। देखो, अगर नाइट्रोजन ग्रुप 15 से पढ़ा है तो ग्रुप 15 से ही एग्जाम्पल लेने शुरू
कर देते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। एटॉमिक नंबर 7 का मतलब कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन 7 इलेक्ट्रॉन को अगर हम कॉन्फ़िगर करें तो कैसे किया जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इनकी, 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p3। ये आ गया। चलो ठीक है, अगला एग्जांपल हम फास्फोरस का ले लेते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। अभी हमने देखा अपनी ट्रिक से कि एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 कैसे आया। अब इस 15 एटॉमिक नंबर को अगर हम कॉन्फ़िगर करें तो इनको कैसे किया जाएगा, 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बच गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा 3s2 3p3। तो देखो अगर यहाँ पे हम वैलेंस शेल की बात करें, हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, वैलेंस शेल की बात करें तो अपनी यहाँ पे वैलेंस शेल क्या आई, ये सेकेंड शेल, यहाँ पे वैलेंस शेल क्या आई थर्ड। मतलब अगर हम और एक आध नीचे जाएं और नीचे वाले एलिमेंट को अगर हम स्टडी करें तो वो क्या आने लग जाएंगे, 4 आने लग जाएंगे, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, ऐसे आने लग जाएंगे। नहीं तो हमने जनरलाइज्ड इनका वे बोल दिया कि ये n, ये भी n, n की वैल्यू वेरी कर रही है 2 से लेके 3, बाकी s2 और p3 तो सेम ही था। ये क्या था s2 एंड p3, आगे क्या था इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके आगे भी क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये एक जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है फॉर कंप्लीट p ब्लॉक एलिमेंट्स, ns2 np 1 to 6। यहाँ 3 नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे 1 to 6 लिखा जाएगा। अब हम हर ग्रुप के अलग अलग इसके ये अगर हमें पता है तो हम हर ग्रुप के अलग अलग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं ग्रुप के अलग अलग, अगर हमें ग्रुप 13 की बोली जाए तो यहाँ 1 से शुरू हो रहा है और आगे 6 तक मूव कर रहे हो, तो ns2 np1 np2 np3 np4 np5 एंड दिस इज np6। जिनोन वाले ग्रुप में हम np6 तक पहुंच जाते हैं। ये हो गई अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो p ब्लॉक एलिमेंट जनरल इसकी चीजें देखने के बाद कि हमने ये चीजें 11th क्लास में पढ़ी, ये हमने 12th क्लास में पढ़नी है, उसके बाद हम ग्रुप से ही शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्रुप 15th एलिमेंट्स की फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो देखो ग्रुप 15 में एलिमेंट्स कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, आफ्टर देन फॉस्फोरस, आफ्टर देन आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये आते हैं। जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं वो होता है नेचर एंड अकरेंस। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होती है नेचर एंड अकरेंस। तो देखो नेचर एंड अकरेंस की बात करें तो नेचर में क्या आता है, अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी कॉम्प्लेक्स का नेचर अगर हम बात करें तो वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है कि उसका कैसा उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, कैसी वो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज उसकी, कैसी वो जनरल प्रॉपर्टीज शो कराता है। तो इसी बेसिस पे अगर हम 15th ग्रुप की प्रॉपर्टीज की बात करें, नेचर की बात करें, ओवरऑल नेचर वर्ड यूज करेंगे कि इनके नेचर की बात करें तो इनका कैसा रहेगा नेचर। नाइट्रोजन क्या होता है, नॉन मेटेलिक, कि नाइट्रोजन क्या होगा, नॉन मेटल। फॉस्फोरस भी नॉन मेटल। आर्सेनिक एंड एंटीमनी, these are metalloids, and bismuth is poor metal, पुअर मेटेलिक बिहेवियर शो कराता है। बिस्मिथ मेटल बोल सकते हो पर इसका जो मेटेलिक बिहेवियर होता है वो बहुत ही कम एक्सटेंट तक मेटेलिक बिहेवियर शो कराती है। तो हमने इसमें क्या लिख दिया, पुअर मेटल। अच्छा एक बात और यहाँ पे नोट डाउन करें सभी, दैट आर्सेनिक जो है इस 15th ग्रुप में, आर्सेनिक इज वेरी पॉइजनस। आर्सेनिक इज पॉइजनस एलिमेंट। आर्सेनिक क्या होता है, पॉइजनस एलिमेंट होता है। ये तो हो गई नेचर की बात कि ये नॉन मेटल, ये मेटल, ये मेटलॉइड
और बिस्मिथ आती है अपनी पुअर मेटल। इसके बाद हम बात करते हैं अकरेंस की, कि किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, किस नेचर, एक तरीके से नेचर का ही हिस्सा हो गया, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। देखो नॉन, अगर नाइट्रोजन की बात करी जाए तो नाइट्रोजन रहती है N2 फॉर्म में और दूसरा गैसियस फॉर्म में, इसकी कॉम्पोजिशन गैसियस रहती है। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो ये रहता है P4 में एंड इट इज इन सॉलिड फॉर्म। बाकी जो बच गए ये भी किस में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में, भी सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं। तो ये कंप्लीट अपना नेचर एंड अकरेंस हो गया कि ये नॉन मेटल बिहेवियर कौन से शो कराते हैं, मेटेलॉइड बिहेवियर कौन से शो कराते हैं, और मेटेलिक बिहेवियर कौन से शो कराते हैं, कौन से गैसियस फेज में है, कौन सॉलिड फेज में है, किसकी एटॉमिसिटी कितनी है, वो सब चीजें हमने देखी यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अभी हमने 2 मिनट पहले ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी फॉर कंप्लीट पी ब्लॉक, और वो क्या थी, NS2 NP126, जिसमें 13 और 14 की आ गई थी NP2 तक। तो ग्रुप 15 की शुरू जो होती है वो कहाँ से होती है, NS2 NP3। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए। जैसे अगर हमने नाइट्रोजन का एग्जांपल देखा था तो नाइट्रोजन के एग्जांपल में क्या आता था, 2s2 2p3। हम फॉस्फोरस की अगर बात करें उसका एग्जांपल भी देखा था तो उसमें क्या आया था, 3s2 3p3। ऐसे ही अगर हम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ तक मूव डाउन करें तो उनमें क्या आ जाएगा, 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3, ऐसे वो मूव अप करना शुरू कर देते हैं। तो हमने इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, दैट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, NS2 NP3। यहाँ पे S और P का हमें पता था क्या होता है, N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि ये देखा था हमने, या फिर क्या होती है, नंबर ऑफ शेल, कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, S जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है, P जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है, ये हमारा N की वैल्यू डिनोट करती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होती है एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक रेडियस, या फिर साइज भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिले, एटॉमिक रेडियस एज वेल एज साइज, तो हमें पता है कि हम किससे डील कर रहे हैं, साइज से डील कर रहे हैं। तो देखो अगर साइज की बात की जाए तो हम नाइट्रोजन से बिस्मुथ तक जैसे ग्रुप में मूव करते हैं तो ये ट्रेंड होता है इसका कि डाउन द ग्रुप साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं कि जब हम नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ मूव करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अच्छा, साइज जब इंक्रीज होगा तो वो किस वजह से इंक्रीज होता है, ड्यू टू चेंज इन या फिर इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले लिख देते हैं फिर बात करेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो नंबर ऑफ शेल, कि जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है अपनी, पहले अपने इलेक्ट्रॉन थे सेकेंड शेल में, फिर आए थर्ड शेल में, फिर आए फोर्थ शेल में, तो जो शेल बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनका साइज भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। देखो अगर हम बात करें ऐसे, ये है अपना न्यूक्लियस, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में प्रेजेंट है तो हम तो उनको कैसे अरेंज कर देंगे, ऐसे साइज इतना सा आ जाएगा। रादर हम इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट ले जिसमें थर्ड शेल में भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये 1 ये 2 और ये क्या आ जाएगी, थर्ड शेल। तो देखो साइज की अगर बात करें तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का साइज बड़ा है या सेकंड वाले एलिमेंट का, ऑब्वियसली सेकंड वाले एलिमेंट का साइज बड़ा है। यही रूल इसमें कंप्लीट इस ग्रुप में 15 में फॉलो होगा। तो हमने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इंक्रीज हो रहा था, नंबर ऑफ शेल में जो इंक्रीज आ रहा था, उसके बेसिस पे क्या बोल दिया कि इनका डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन टू बिस्मुथ जैसे हम मूव डाउन करेंगे साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो मजे की बात, जब साइज इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस कंसिडरेबल चेंज होता है। क्या आता है,
कंसिडरेबल चेंज, या फिर ये बोल सकते हैं कंसिडरेबल इंक्रीज, इनमें अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ की, तो इनमें चेंज तो आएगा, लेकिन वो चेंज इतना ज्यादा नहीं आ पाता जितना नाइट्रोजन टू फास्फोरस में आता है। और क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि आर्सेनिक से बिस्मिथ में हम जैसे ही मूव करेंगे या इनमें जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है, तो इनमें कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ एलिमेंट्स का इंसर्शन हो जाता है। ठीक है, इनमें क्या एलिमेंट, कौन से एलिमेंट इंक्लूड हो जाते हैं? कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल। आर्सेनिक टू बिस्मिथ, नो ग्रेटर चेंज इज ऑब्जर्व्ड। कोई ऐसा खासा अच्छा खासा चेंज देखने को नहीं मिलता ड्यू टू presence of completely filled d and f orbital। completely filled d and f ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से आर्सेनिक टू बिस्मिथ इतना अच्छा चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जाता इन एटॉमिक साइज। तो हमने ये लिख दिया। साइज का अगर ओवरऑल बात करें तो हम यही पढ़ेंगे कि साइज अलोंग द डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है तो पीरियड में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कि अगर हम बात करें ग्रुप 14 की एंड ग्रुप 15 की, तो डेफिनेटली ग्रुप 14 का साइज होता है बड़ा एंड ग्रुप 15 का साइज होता है कम। ऐसे ही ग्रुप 15 टू 16 में बात रहेगी, ग्रुप 15 का साइज होगा बड़ा एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स का साइज क्या होगा? छोटा। तो ये हो गई अपनी थर्ड प्रॉपर्टी विच इज एटॉमिक रेडियाई। इसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की हमें डेफिनेशन पता रहे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी गैसियस एटम में, या फिर ये बोल सकते हैं जब भी कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में हो, तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, लगाना पड़ता है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। It is that amount of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom or molecule। किसी isolated gaseous atom या molecule में से जो loosely bound electron होता है, या फिर ये बोल सकते हैं जो valence electron होता है, उसको remove करने के लिए जो energy requirement में आए उसको ionization enthalpy बोला जाता है। ionization enthalpy relate करती है size से, but inversely proportional। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो हम ये बोल दें कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, तो साइज इंक्रीज हो रहा था, तो डेफिनेटली इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और रीजन इतना सा रहता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज के बढ़ने के साथ साथ ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये है फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने वाले हैं अभी। तो देखो जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा अभी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की हमें डेफिनेशन पता थी, तो हमें इजीली याद हो जाता है कि अच्छा ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये इसका रिलेशनशिप होता है, ऐसे ऐसे इसका वेरिएशन आता है। ऐसे ही हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता रहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इट इज द एबिलिटी
ability to attract the shared electron of a covalent bond towards itself। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी एटम की वो एबिलिटी या वो कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू वो कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। वो कैपेसिटी उस इलेक्ट्रॉन की या उस एटम की क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो अगर हम बात करें, हमने एग्जांपल के लिए ले लिया, ये दो एलिमेंट ले लिए हमने, दो एटम ले लिए हमने ए एंड बी, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब कोवेलेंट बॉन्ड का भी दिमाग में आता है कि अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो आपसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बने, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बने, उनको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कि बॉन्ड फॉर्म हुआ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया? ए ने, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बी ने, तो दो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ, शेयरिंग हुई, बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो देखो अब इसमें बॉन्ड जो फॉर्म हुआ, इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। तो हम पहला केस ले रहे हैं जब ये बोला जाए कि ए एंड बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, कि दोनों सेम एक्सटेंट तक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा यहां, ठीक है। दूसरा केस बोला जाए कि A इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन B, ए बी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसकी क्या एबिलिटी रहेगी कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था उसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? ए की तरफ आ जाएंगे। ऐसे ही अगर ये बोला जाए, तीसरा केस अगर हमें दे कि B इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन A, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिनेटली किसकी तरफ दिखेंगे हमें? झुके हुए B की तरफ। ये जो कैपेसिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कराने की या अट्रैक्ट करने की, ये कैपेसिटी ही होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी साइज से रिलेट करेगी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने देखा था कि नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक मूव करते टाइम साइज हो रहा था इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। रीजन सिर्फ इतना सा लिखेंगे क्योंकि इनका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, इंक्रीमेंट इन साइज की वजह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होती है डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, वेरी वेल, इट इज वेरी वेल नोन दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने क्या देखा? देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे थे नाइट्रोजन से लेके और बिस्मिथ तक, तो इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था। एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा था? पहले 7 था, फिर 15 आया, फिर 33, फिर 51, फिर 83, ऐसे इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, तो ये क्या शो कराएंगे? इनका एटॉमिक मास। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ मूव करें तो उनका एटॉमिक मास क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। तो जैसे मास बढ़ा वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं दैट नाइट्रोजन इज लाइटर एलिमेंट, एंड सबसे लास्ट क्या आता था? बिस्मिथ। बिस्मिथ इज डेंसर एलिमेंट, है ना। इतने से क्लियर हो जाएगा कि लाइटर था इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम थी, और बिस्मिथ का बोल रहे हैं कि डेंसर एलिमेंट है तो इसकी डेंसिटी इनके कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। बाकी कैसे इंक्रीमेंट हुआ वही हमने देख लिया, फॉर्मूले की वजह से, मास अपॉन वॉल्यूम की वजह से। दूसरा क्या भी देख सकते हैं, देखो अगर किसी की वॉल्यूम अगर ज्यादा है
तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वॉल्यूम अगर कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि इनवर्सली रिलेशनशिप में है। अब देखो जब हम इनका साइन वो देखते थे, नेचर एंड अकरेंस देखते थे, तो हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन था गैसियस फॉर्म में, फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में, आफ्टर देन ये सब किस में थे, सॉलिड फॉर्म में। तो जो सॉलिड होता है उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, कम रहेगी, गैसेस ज्यादा वो कवर करते हैं, ज्यादा उसमें फैले रहते हैं, तो इनकी वॉल्यूम कम थी तो डेफिनेटली इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही हमने बोल दिया बिस्मिथ क्या होता है, डेंसर होता है, और नाइट्रोजन क्या होता है, लाइटर एलिमेंट होता है। ये है अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी, विच इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिक्स्थ एंड सेवंथ दोनों ही प्रॉपर्टी है ये, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, दैट टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट एनी सॉलिड एंड दैट टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड टू बॉयल एनी लिक्विड, उसकी गैसेस कॉम्पोजिशन में करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो अगर हम बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, तो होता क्या है, पहले बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है इंक्रीज, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है या तो वंडरवाल फोर्सेस पे, या फिर पोलैरिटी पे, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई सीन है नहीं, पोलैरिटी का भी ऐसा जितना कुछ रोल है नहीं, हम वंडरवाल फोर्सेस के बेस पे बोलते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल भी था कि एक्सपेरिमेंट करके देखे तब ये रिजल्ट आया है, सब सच इसमें कोई इतना थ्योरेटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये बोला गया कि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ मूव करते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है इंक्रीज, किसकी वजह से, वंडरवाल फोर्सेस की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी बोल सकते हो, पोलैरिटी की वजह से भी बोल सकते हो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है अपना। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड की अगर बात करें तो ये होता है आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट होगा इंक्रीज, आर्सेनिक तक तो होगा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ में या आर्सेनिक के बाद यहां मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशनशिप होता है, वेरिएशन होता है कि 15th ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैसे वेरी करेंगे। इसके बाद देखते हैं 8th प्रॉपर्टी, विच इज एलोट्रोपिक। एलोट्रोपिक 5th प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, एलोट्रोपी की डेफिनेशन अगर पूछे तो एलोट्रोपी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डेफिनेशन दी जाती है, किसी भी एलिमेंट की जब केमिकल कॉम्पोजिशन वेरी कर जाए, वो एक से ज्यादा केमिकल कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट हो, तो उन केमिकल कॉम्पोजिशन को क्या बोला जाता है, एलोट्रोप्स बोला जाता है। और प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, एलोट्रोपी बन जाएगी। जैसे हमने कार्बन का देखा था, कार्बन 3 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर। तो तीनों ही जो हमने देखे कंपाउंड, तीनों में ही जो मेन कंस्टिट्यूएंट एटम था वो क्या था, कार्बन था। लेकिन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, कॉम्पोजिशन थी, वो क्या थी, चेंज थी। डायमंड हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, तो वो प्रॉपर्टीज में क्या गया, कॉम्पोजिशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ऐसा ही 15th ग्रुप एलिमेंट में होता है, ये भी एलोट्रोपी शो कराते हैं, लेकिन नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ को छोड़ के all elements shows allotropy except नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ। नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट ग्रुप 15 के एलोट्रोपी शो कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 3 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। किसमें, ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस।
ठीक है, 3 इसके एलोट्रोप्स होते हैं फास्फोरस के। तो इसके अलावा, इन 2 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए वो सब एलोट्रोप ही शो कराते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी आती है 9 प्रॉपर्टी, आइसोटोप्स। लास्ट प्रॉपर्टी आती है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स की भी डेफिनेशन देखें। आइसोटोप्स क्या होंगे? दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको क्या बोला जाता है? आइसोटोप बोला जाता है। तो हम यहाँ बात करें तो ये सभी क्या शो कराते हैं? आइसोटोप शो कराते हैं। नाइट्रोजन का सबसे कॉमन होता है, नाइट्रोजन 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ना, 2 आइसोटोप्स होते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। 2 आइसोटोप होते हैं जिनमें इनका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, एक में 14 रहता है, एक में क्या रहता है? 15 है, दोनों ही नाइट्रोजन। तो ये होती है बाकी अपनी सभी 9 जनरल फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।